हेलो, मैं दिवाकर कुमार, आर्या बायोलॉजी क्लासेस भागलपुर से। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ कॉमन डिजीज के बारे में, इसके बाद हम लोगों ने मलेरिया के बारे में बात किया। मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एड्स के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एड्स के बारे में। इसको डिटेल में थोड़ा आज लंबा वीडियो होने वाला है। कारण यह है कि एड्स जो है आपको पूरा डीप में जानना है और +2 लेवल से लेकर आपको नीट लेवल तक जानना है। और यहाँ पर जो है एड्स को कैसे होता है, क्या है और क्या मैकेनिज़्म है और इसका रोकथाम, सभी चीज़ को आपको जानना है। तो सबसे पहले एड्स का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम है ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। तो पूरा नाम क्या हुआ? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर से बोलेंगे आप, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहला बात तो है यह एक डिजीज़ तो है, लेकिन ये इट इज़ नॉट कंजेनिटल डिजीज़। मैंने डिजीज़ को 2 भागों में बांटा था, याद है आपको? एक तो एक्वायर्ड डिजीज़ और दूसरा कंजेनिटल डिजीज़। कंजेनिटल डिजीज़ उसे कहते थे जो कि जन्म के साथ ही क्या होता था, जन्म के साथ जो है वो डिजीज़ उस व्यक्ति में होता था। लेकिन ये जो है एक्वायर्ड है, यानी कि लाइफ टाइम में, यानी जन्म के बाद ये डिजीज़ होता है। तो पहली बात तो ये कंजेनिटल डिजीज़ नहीं है, ये क्या है? एक्वायर्ड डिजीज़ है। चलिए कुछ शब्द को समझें। जैसे इसमें लिखा हुआ है सिंड्रोम लास्ट में। एक्वायर्ड तो अपने जीवन में ये एक्वायर्ड किया। इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब होता है इम्यून सिस्टम का कमी हो जाना। ये सिंड्रोम क्या है? तो सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम का मतलब आपको समझना है। सिंड्रोम जब कभी आए सब तो समझना कि इट मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का मतलब यह हुआ कि इसमें जो है जब ये एड्स किसी को होता है तो एक सिम्टम्स नहीं होते हैं, एक लक्षण नहीं होते हैं, बहुत सारे लक्षण उसके साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए यहाँ पर सिंड्रोम का मतलब ही होता है क्या? इट मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होंगे उसके साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को यह आपको जानना है कि यह जो एड्स है कब पता चला। जैसे कि अभी आप लोगों को पूछा जाए कि कोरोना कब स्टार्ट हुआ, तो आप कह देंगे कि चीन में हुआ था, जनवरी में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, कुछ ऐसा डेट है। इंडिया में कब आया, कब पता चला फर्स्ट। तो इसी तरह सबसे पहली बार जो एड्स का रिपोर्ट किया गया था वो 1981 में। कब किया गया था? 1981 में, लगभग 30 साल अब से, ठीक है। और हर एक डिजीज जो होता है, जो इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उसका कॉजिंग एजेंट होता है। आप याद करो कॉजिंग एजेंट किसे कहते थे? तो कॉजिंग एजेंट जो है पैथोजन था, दूसरा नाम उसका, दूसरा नाम क्या था? पैथोजन। और कॉजिंग एजेंट का मतलब ये जो एड्स है इसको करने वाला एजेंट कौन है, किसके कारण यह एड्स होता है। तो आपको मैं यह पहले बता चुका हूँ कि जो एड्स होता है वो वायरस के कारण होता है, जिस वायरस का नाम है HIV। इस HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या नाम है? HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रो वायरस कहलाता है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ जो है ना रेट्रो वायरस है, यानी मेंबर है, ये सदस्य है रेट्रो वायरस का। तो आप जो है सिंपल भाषा में कह सकते हो कि HIV के कारण होता है या रेट्रो वायरस के कारण।
क्योंकि ये जो HIV है एक रेट्रोवायरस का समझिए प्रजाति है। तो रेट्रोवायरस के अंतर्गत ये आता है HIV। अब जो ये HIV है तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा यह आपको जानना होगा कि जेनेटिक मटेरियल, पता नहीं आपको ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है। ऐसे तो जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जो रेगुलर क्लास है, कि जेनेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जो हमारे मतलब कि जेनेटिक यानी कि जीन जो होते हैं काम करते हैं, जो हमारे सभी गुणों को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे अंदर जो है जितने भी जेनेटिक प्रॉपर्टीज हैं यानी आनुवांशिक प्रॉपर्टीज गुण जो हमारे माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं वह कंट्रोल करते हैं, जिसका नाम DNA था। हम लोग में जीन का काम करता है DNA, इसलिए जेनेटिक मटेरियल DNA था। लेकिन यहाँ पर जो है HIV का जो है ना, जेनेटिक मटेरियल DNA नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, RNA उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, या उसे RNA जीनोम भी कह सकते हैं। तो यह आपको दिमाग में रखना ही है। क्या रखना है कि DNA जेनेटिक मटेरियल नहीं है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA जेनेटिक मटेरियल है। यानी HIV जो है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA यानी RNA जीनोम है। यह आपको आगे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएगा, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ याद नहीं रख सकते हैं। चलिए अब जो है आपने क्या जाना, एड्स का पूरा नाम। चलिए कॉजिंग एजेंट का मतलब किसके कारण ये एड्स होता है, तो HIV के कारण होता है। अब कहता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब तो आप जानते हो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कैसे फैलता है। जैसे आप कहते हो ना, अभी मैं बार बार एक चीज़ मतलब कि चर्चा कर रहा हूँ डिजीज में, कि जिसके कारण हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और क्लास बंद है, उसका हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, जिसका नाम कोरोना है ना। तो आप जानते हो कोरोना कैसे ट्रांसमिशन होता है, ये तो आप लोग को सब पता है। छूने से होता है, छींक से होता है, मतलब कि बलगम से होता है, सांस के दूसरे कांटेक्ट में होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अगर मतलब किसी के संक्रमित व्यक्ति द्वारा छू दिया जाए तो उससे भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे ट्रांसमिशन का क्या मोड है, तो एड्स होता तो है आपका वायरस से, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन मोड है कुछ इस ढंग से है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जा सकता है, आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में कैसे जाएगा। पहला बात तो सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जिस संक्रमित व्यक्ति को एक संक्रमित व्यक्ति से अगर सेक्सुअल कांटेक्ट यानी सेक्सुअल कांटेक्ट मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाए, ठीक है, शारीरिक संबंध जिसको कहते हो, उसके द्वारा भी क्या होता है, ये ट्रांसमिशन होता है। यानी एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, ठीक है, इन्फेक्टेड मतलब जिसको कि HIV है यानी एड्स है, उसके साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप हो तो यह जा सकता है एक अस्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति में। दूसरा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ट्रांसफ्यूजन तो जानते हो ना, ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करवाना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति से ब्लड लेके दूसरे व्यक्ति में दिया जाता है तो इसको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ऑफ इन्फेक्ट पर्सन नहीं, यहाँ पर आपका ज़्यादा बेटर होगा प्रोनाउंसिएशन, या फिर कह सकते हो इंग्लिश ग्रामर वर्ड इन्फेक्टेड, ठीक ना। कहता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जिस पर्सन को, जिस आदमी को यह HIV हुआ है, उससे अगर ब्लड हेल्दी पर्सन में दे दें तो भी क्या हो जाएगा, ये HIV जाएगा, ठीक है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, रेजर भी कह सकते हो, नीडल्स समझो सुई, यानी कि एक डॉक्टर जो हो, आप देखते हो जब जाते हो तो डॉक्टर जो है क्या करता है, एक आदमी को एक सिरिंज लगाता है या नीडल्स, ठीक है, दूसरा व्यक्ति को फिर नया कोई सिरिंज या फिर नीडल्स लाता है। तो या फिर आप किसी नाई के दुकान में जाते हो तो ब्लेड जो है उसका चेंज होता है। क्यों, कि अगर कोई एड्स का मरीज है जिसको कि हम जानते नहीं हैं, उसको अगर रेजर से या नीडल से उसके अंदर गया, उसमें ब्लड लगा, फिर दूसरे व्यक्ति को वही नीडल या रेजर लग जाए, तो हो सकता है कटने के बाद उसका जो है HIV इसके अंदर चला जाए, यानी वायरस, ठीक है।
तो शेयरिंग ऑफ नीडल से होता है। अगर किसी माँ को, वह माँ जो क्या है, प्रेग्नेंट है, इन्फेक्टेड मदर को हो, तो उसके बच्चे को भी जा सकता है किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। चलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन में तो आपने देखा कैसे होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, नोट करके लिखा है, यहाँ पर गौर कीजिएगा आप। HIV या एड्स, एड्स मतलब बीमारी, HIV जिसके कारण होता है, दोनों चीज़ वही है। अगर फैलता है एक दूसरे में, स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स का मतलब समझे, अगर बॉडी के अंदर का जैसे कि आपका सलीवा हो या फिर का ब्लड हो या फिर क्या कह सकते हो आप, कोई फ्लूइड्स हो, दूसरे के अंदर जाएगा तभी यह HIV या एड्स होने का चांस है। डायरेक्ट टच से नहीं होता है, यानी फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता है, हाथ हाथ से मिलाने से नहीं होता है, किसी के साथ बैठने से नहीं होता है। तो यह याद रखेंगे, यह नहीं कि मतलब कि किसी के साथ बैठ गए तो एड्स हो गया, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को एड्स, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो HIV और एड्स जो है स्प्रेड्स करता है, फैलता है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स के कारण। हैं, अगर बॉडी फ्लूइड्स, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, दूसरे व्यक्ति में अगर बॉडी फ्लूइड्स गया, सब ब्लड चला गया, सीमेन चला गया, ठीक है, तो इसके कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आपने इस पेज में क्या क्या पढ़ा, एड्स के बारे में, पहले क्या था, कब हुआ था, इसको एड्स करने वाला एजेंट कौन है, ठीक है, इसके बाद जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। अब आ जाओ कि सिम्टम्स क्या है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे सिम्टम्स, तो एक चीज़ आप याद रखोगे कि एड्स में सिम्टम्स बहुत जल्द पता नहीं चलता है, ठीक है, बहुत जल्द पता नहीं चलता है, विशेष हो जाने के बाद, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो कहता है सिम्टम्स क्या है, अगर किसी व्यक्ति को हो तो सिम्टम्स क्या होगा। तो सबसे पहले फीवर होगा। NCERT में एक बात लिखा था कि ये जो फीवर होता है वो रेगुलर नहीं, अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसमें फीवर आपको बढ़ेगा घटेगा, तो ये मैंने सीधा लिखा है सिम्टम्स, ये फीवर रहेगा कुछ ना कुछ। डायरिया हो जाता है उस व्यक्ति को, यानी कि आप उसमें समझ सकते हो डायरिया, ठीक है। वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस मतलब बॉडी का जो वेट है धीरे धीरे घटता चला जाएगा। और सेवरल इन्फेक्शंस, क्योंकि जिसको एड्स होता है तो उसका जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का मतलब शरीर में जो है बाहरी जीवाणु या बाहरी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। वो इम्यूनिटी ही कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी कम हो जाएगा तो बाहर से इन्फेक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब आप समझो कि ये सिम्टम्स हैं। ऐसे बिहार बोर्ड में एक बार पूछा था कि आप कम से कम 2 सिम्टम्स लिखें एड्स के बारे में, तो लोगों ने फीवर और डायरिया लिखा, कोई वेट लॉस लिखा, तो आप ये 2-3 पॉइंट लिखेंगे। और ऐसे बहुत कुछ होते हैं सिम्टम्स, लेकिन मेनली यही सब होते हैं। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा जो है कुछ लंबा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है ये जो है ना, आपका थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड नहीं है, ये जो है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। चलिए पहले HIV, जिसको आप रेट्रोवायरस बोला था, मैंने कहा था कि ये HIV जो है रेट्रोवायरस है, तो HIV/ रेट्रोवायरस लिखा। तो इन्फेक्शन इन ह्यूमन सेल में इन्फेक्शन कैसे किया, माना कि HIV या रेट्रोवायरस किसी के द्वारा या सेक्सुअल कांटेक्ट हो या फिर ब्लड देने के क्रम में चला आया। अगर बॉडी में चला आया तो फिर क्या करेगा आगे, देखिए। तो HIV एंटर्स इनटू हेल्दी पर्सन, किसी तरह से एंटर किया, यानी कि बॉडी के अंदर गया, चाहे किसी एड्स व्यक्ति के द्वारा ब्लड ले लिया या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, किसी कारणवश HIV जब हेल्दी पर्सन के अंदर आ गया तो यह क्या करता है, किसी नॉर्मल सेल को क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, नॉर्मल सेल के अंदर इंटर करता है। तो नॉर्मल सेल कोई भी हो सकता है बॉडी का, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है अरबों मतलब कि सेल से बने हुए हैं, मिलियन ट्रिलियंस जो ही बोल सकते हैं आप। तो उसमें कुछ सेल्स जो हैं इसका पसंदीदा है। ये जो रेट्रोवायरस का पसंदीदा का मतलब
कि सभी सेल्स को यह इन्फेक्शन करने की क्षमता रखता है, लेकिन कुछ सेल्स हैं जो ज़्यादा इसका पसंद है, जिसको कि ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, जिसमें एक मैक्रोफेजेज हैं, यानी मैक्रोफेजेज हैं। दूसरा है टी लिम्फोसाइट, इसी का नाम है टी हेल्पर सेल्स या टी हेल्पर लिम्फोसाइट, ठीक है ना। मैक्रोफेजेज या दूसरा क्या है टी लिम्फोसाइट्स, इसी का नाम है टी हेल्पर सेल्स या टी हेल्पर लिम्फोसाइट। ये दोनों जो सेल्स हैं, यहाँ पे दो ही सेल्स लिखे हैं मैंने पसंदीदा में, एक मैक्रोफेज लिखे हैं, ये एक ही नाम है, टी लिम्फोसाइट बोलो, टी एच बोलो या टी हेल्पर सेल्स बोलो, ठीक है। यह दोनों पसंदीदा है, किसका पसंदीदा है? HIV रेट्रोवायरस का। और यह जो आपको मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है, ये आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएगा। चलिए, तो अब कहता है कि रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, यानी किसी सेल के अंदर यह रेट्रोवायरस चला गया। पहले तो बॉडी में किसके द्वारा गया? किसी के ब्लड लेने के कारण, यानी कि जिसको कि एड्स हुआ उसका ब्लड लेने के कारण, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के कारण, किसी कारण बस अगर बॉडी के अंदर गया तो बॉडी के अंदर जाने के बाद किसी भी सेल के अंदर ये प्रवेश कर सकता है और अपना संख्या बढ़ाएगा। तो संख्या जब बढ़ाता है तो यह रेट्रोवायरस रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि रेप्लिका का मतलब होता है डबल करना, मतलब कि जो कॉपी करना। तो ये रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस कैसे करता है, यानी किसी सेल में अपना यह जो खुद का संख्या कैसे, मतलब कि अपने जैसा इंक्रीज करता है, यानी सेम टू सेम कॉपी कैसे बनाता है, कैसे संख्या इसका बढ़ता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, तो मैंने यहाँ पर पहले लिखा कि व्हेन HIV या रेट्रोवायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेज। यहाँ मैक्रोफेज मैंने बोला इसलिए कि क्योंकि इसका पसंदीदा सेल क्या है? मैक्रोफेज। इट इंक्रीज द नंबर्स, इसके अंदर ये रेट्रोवायरस, इसके अंदर मैक्रोफेज के अंदर ये नंबर्स इंक्रीज करेगा और फिर मैक्रोफेज को रप्चर करेगा। अब फिर जो है मैक्रोफेज को रप्चर करने के बाद फिर एंटर करेगा अदर मैक्रोफेज या टी हेल्पर सेल्स को, ठीक है ना। इस तरह इसका मतलब दो चीज़ को ये टारगेट बनाया, एक मैक्रोफेज को, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग जो है आपका GE होगा, ठीक है ना, मैक्रोफेज। या फिर क्या बोले आपने? टी हेल्पर सेल्स, टी का मतलब, ठीक है, TS मतलब हेल्पर, C मतलब सेल्स, या सॉरी सेल्स, या टी हेल्पर लिम्फोसाइट भी बोल सकते हो। यानी ये दोनों को टारगेट बनाया कौन? रेट्रोवायरस। अब देखो इसका मैकेनिज्म जो है रेप्लिकेशन का कैसे होता है, यह जो है आप आगे देख सकते हो एक फिगर में। पहले तो ये फिगर आपको, सॉरी कैमरा पकड़ने में मेरा पेन नीचे जा रहा था। चलिए आपका जो है ना ये फिगर पहले आप देख लो, ये NCERT का फिगर है, बस मैंने स्पष्ट किया है और कुछ है नहीं, और एक पेज में फिगर है। मैंने पहले ही बोला था ये जो एड्स है ये लंबा है, और आपका ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो 2 नंबर हो, कई सवाल पूछे जाते हैं और बहुत बड़ा ये टॉपिक है एक तरह से कहा जाए, क्योंकि इससे जो है नीट में एम्स में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो आपको जो है इसमें कॉन्सेप्ट बनाना होगा। तो मैंने क्या बोला था? रेट्रोवायरस। ये मैंने देखो यहाँ पर फिगर है, थोड़ा सा मैं आपको नहीं होगा तो दूसरे रफ कॉपी में ड्रॉ करके मैं कुछ कॉन्सेप्ट बनाने का और कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ लिखना हम ही को है, लिखना मेरे को ही है और समझाना भी हम ही को है, ठीक ना। तो दिक्कत यह है। और चलो ये मानो क्या है? रेट्रोवायरस। जो रेट्रोवायरस में दो ही चीज़ होता है, एक तो इसमें RNA, मैंने बोला था रेट्रोवायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA। तो यहाँ पे रेड से मैंने क्या किया? लाल से RNA दे दिया। और दो ही चीज़ होता है, एक बाहर में जो ये कवर होता है ना, देख लो ये वायरल प्रोटीन है, ये कोट की काम करता है। कोट पहनने वाला कोट नहीं बाबा, ये भी कोट होता है, इसके पास भी कोट होता है, कवर। ये जो कवर है ना, ये समझ गए आप? ऐसा मत समझना कि ये हम लोग जो कोट पहनते हैं, मीनिंग वही हुआ, वायरल प्रोटीन कोट, और अंदर में क्या है? RNA। ये दो ही चीज़ होता है, जबकि आप जानते हो कि हम लोग में क्या होता है? बहुत सारे ट्रिलियन सेल से बने होते थे, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, याद रखना। और हम लोग को
सेल में फिर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए से फिर आरएनए बनता है, बहुत सारा है, प्रोटीन बनता है। यहाँ पे दो ही चीज़ होता है बाबा, ये रेट्रोवायरस में दो ही चीज़ होता है। एक क्या मैंने बोला, एक बोला आरएनए होता है जो मैंने रेड से दिखाया, दूसरा वायरल प्रोटीन कोट। चलो अब यहाँ पर देखो, यह बॉडी के अंदर आया, पहले समझो कैसे आया। किसी अन्य एड्स से पीड़ित आदमी के साथ क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के कारण, या कह सकते हो उसका ब्लड लेने के क्रम में। अगर बॉडी में ये रेट्रोवायरस आया तो पहले किसको है, यह वायरस इन्फेक्शन करेगा क्या, नॉर्मल सेल को भी कर सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला था, पसंदीदा सेल कौन है, याद है, मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल्स या टी हेल्पर लिम्फोसाइट सेल्स, नाम वही है। तो नॉर्मल सेल्स में या मैक्रोफेज में टी हेल्पर सेल में अंदर कैसे जाता है। तो पहली बात तो ये जो आपका सॉरी ये जो है आपका ऐसे करके बहुत बड़ा सेल बना है, देख लो। ये सेल के अंदर कौन जाएगा, रेट्रोवायरस। कैसे जाएगा, क्या करेगा अंदर, कैसे संख्या बढ़ाएगा, यही रेप्लिकेशन है, पहले समझो। देखो यह जो है ना, ये सेल्स हैं, कौन सेल हैं, रेट्रोवायरस, ठीक है। यह वायरस किसको इन्फेक्ट करेगा, किसको संक्रमित करेगा, नॉर्मल सेल को। मैंने पसंदीदा सेल कौन है, मैक्रोफेज और टी एस सेल यानी टी हेल्पर सेल्स या टी लिम्फोसाइट सेल्स। जैसे यह जो है हम लोग के ह्यूमन के किसी सेल्स पर यह बैठता है, ठीक है, जैसे यह बैठा, ध्यान देना, जैसे यह बैठा तो यह जो प्रोटीन कोट है ये इंटर नहीं करता है किसी भी एनिमल, ये एनिमल सेल है, देख लो, एनिमल सेल के बाउंड्री को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहीं अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, आ जाओ। चलो ये रफ कर दिया मैंने, कि मैंने बताया था ये आपका जो ना ये सेल है, और ऐसा ऐसा सेल ट्रिलियंस है। तो सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, थोड़ा साइड भी न्यूक्लियस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है हम लोग में, जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हो क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इसका ये क्या है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है। तो ये सेल है, इस सेल को मैंने वहाँ पर क्या किया है, बहुत बड़ा किया है, ठीक ना। अब देखो फिर वापस आओ, देखो ये जो है आपका, ध्यान देना, ये आपका सेल है, इस पर कौन आके बैठा है आपका, ये बैठा है आपका रेट्रोवायरस। तो ये मैंने क्या बोला, ये दो ही चीज़ का बना होता है, एक प्रोटीन कोट का जो बुलबुला से दिखाया मैंने, और एक क्या है, आरएनए। लेकिन आपको मैंने कहा था कि प्रोटीन कोट इंटर नहीं करता है, कौन इंटर करता है, आरएनए। आरएनए जैसे एंटर किया, ठीक है ना, आरएनए क्या हुआ, जैसे एंटर किया तो ये क्या हुआ, वायरल का जो आरएनए है, सॉरी आरएनए यहाँ पर होगा, आरएनए एंटर किया किस में, सेल में। जैसे यहाँ तो देखो ये प्रोटीन कोट बाहर रह गया, कौन आ गया अंदर, आरएनए, तो वायरल आरएनए अंदर आ गया। बस एक चीज़ याद रखना यहाँ पर कि वायरल आरएनए के साथ एक एंजाइम भी आता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस वायरल आरएनए के साथ इसके अंदर एक चीज़ और आता है, इसमें एंजाइम है इसी के साथ, उसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हम लोग के सेल के अंदर जो है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता है, ये किससे आता है, इस रेट्रोवायरस से या एचआईवी से, ठीक है। तो जैसे आरएनए गया, कौन, आरएनए का, जैसे आरएनए इसका एंटर किया तो उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इस वायरल आरएनए को यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, डीएनए में परिवर्तित कर देता है। तो मैंने डीएनए को आपने जाना होगा कि डबल स्ट्रैंड 2 धागे का होता है, तो इसीलिए यहाँ वायरल डीएनए क्यों लिखा, क्योंकि आरएनए से डीएनए बना। किसका आरएनए से डीएनए बना, वायरस का ही, वायरल का ही आरएनए से डीएनए बना। लेकिन बनाने वाला कौन है एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब ये वायरल आरएनए से
वायरल डीएनए बन गया तो यह क्या करता है कि मैंने बोला था ये सेल के अंदर मैंने बताया था ना कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ये हम लोग का डीएनए है ब्लू वाला, ठीक है। तो यह जो है ब्लैक वाला जो मैंने यहाँ दिखाया है वायरल डीएनए बना, यह वायरल डीएनए क्या करता है, ये हम लोग के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। देखो यहाँ जोड़ दिया है मैंने, ये न्यूक्लियस के अंदर आकर के, ये न्यूक्लियस दिखाया है मैंने, ठीक है। फिर से वापस आओ, अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आओ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये सेल है ना जी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या क्रोमोसोम डीएनए है। इसी के अंदर आकर के कौन कौन भाई, ये आपका कौन, ये वायरल डीएनए जुड़ गया। इसका मतलब इसके साथ इनकॉर्पोरेट्स हो गया। इनकॉर्पोरेट्स का मतलब होता है जुड़ जाना। जैसे जुड़ा तो अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि हम लोग का डीएनए भी आरएनए बनाता है, तो हम लोग का डीएनए हम लोग का आरएनए बनाएगा, लेकिन हम लोग का डीएनए हम लोग का आरएनए बनाएगा, लेकिन यहाँ पर तो डीएनए है, लेकिन कौन डीएनए है, ब्लैक वाला वायरल डीएनए। इसका मतलब फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा, वायरल आरएनए बनेगा, यही वायरल आरएनए, ठीक है। तो मैंने बताया बहुत सारे बनाएंगे, एक बार में ना हो सो तो ये प्रोसेस रिपीट करेगा, 2 बार 3 बार 4 बार बनते रहेगा। तो ये वायरल आरएनए बना, तो वायरल आरएनए प्रोड्यूस हुआ। इस वायरल आरएनए के बाद यह जो है ना कुछ प्रोटीन बनाता है, यह जो वायरल आरएनए है कुछ आरएनए रह जाता है, कुछ क्या बनाता है, इसके पास और होता है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल, जो क्या बनाता है, ये वाला प्रोटीन बनाता है, ये कवर वाला प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ आरएनए के चारों ओर ये कवर जो है ना प्रोटीन का बना हुआ घिर जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारे क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारे, मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो है जैसे ही इसके अंदर मेरा डीएनए मेरा आरएनए बनाएगा, तो यहाँ किसका है, ये वायरल का डीएनए है, तो इसका मतलब कौन आरएनए बनाएगा, ये बनाएगा आपका कौन आरएनए, वायरल का आरएनए बनाएगा। जैसे ही वायरल आरएनए बनाया तो यह वायरल आरएनए के चारों ओर क्या बन जाएगा, एक प्रोटीन घेर लेगा। कौन प्रोटीन, यहाँ देख लो, यही प्रोटीन कोड घेर लेगा। इसका मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारे संख्या बन गया। तो ये सब क्या है बाबा, ये सब है रेट्रोवायरस। क्या देखा आपने, एक रेट्रोवायरस का आरएनए जाने के बाद बहुत सारा कॉपी बन गया, दैट इज द रेप्लिकेशन, दैट इज द रेप्लिकेशन, ठीक है। आरएनए से फिर डीएनए बना, डीएनए हम लोग के डीएनए के साथ जुड़ गया, मेरा डीएनए अपना आरएनए बनाने गया तो ये भी अपना आरएनए बनाया। इस आरएनए से फिर क्या बना, कुछ आरएनए यहाँ पर जीन का काम किया और कुछ इसका आरएनए का पार्ट जो है ना ये प्रोटीन बनाया और प्रोटीन चारों ओर घेर लिया, ठीक है। जब इसका किसी सेल के अंदर जब इसका संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसका संख्या, रेट्रोवायरस या एचआईवी का, इसका मतलब इसके अंदर जब बहुत सारा संख्या, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, थोड़ा साइड हो गया है सेंटर से, और यह साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारा जब संख्या हो जाएगा तो इस सेल को क्या करेगा, पूरा तोड़ देगा। जैसे रप्चर करेगा तो ये जो है रेट्रोवायरस कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर, और जैसे बाहर निकला तो फिर किसको इन्फेक्ट करेगा, याद है ना, मैक्रोफेज को या टीएस सेल। इसका पसंदीदा सेल कौन है, मैक्रोफेज। और उससे भी ज़्यादा पसंदीदा सेल कौन है, टी हेल्पर सेल्स या टी लिम्फोसाइट सेल्स भी कहते हैं, या हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं, कन्फ्यूजन मत करना। लिम्फोसाइट टी सेल्स को हो या फिर सॉरी ये बोलो टी हेल्पर सेल्स बोलो या फिर हेल्पर टी सेल्स बोलो, यानी टी एस सेल्स याद रखो, सबसे पसंदीदा है। तो यही आपका क्या है, आपका रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। कैसे सेल के अंदर रेट्रोवायरस गया, कैसे अपना संख्या को बढ़ाया, और कैसे फिर रप्चर होकर बाहर निकल करके फिर दूसरा सेल्स को क्या किया, संक्रमण किया, यानी कि इन्फेक्शन किया, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, ये मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस विद इन द सेल, हाँ, या ह्यूमन सेल्स था, ठीक है। अब कुछ पॉइंट से यहाँ आओ, तो आप समझ गए कि कैसे इन्फेक्शन होता है, कैसे इसका संख्या बढ़ता है बॉडी में, और कैसे एक सेल में संख्या बढ़ता है। एक सेल में जब संख्या बढ़ता है तो यह किसको नष्ट करता है, तो दो चीज़ को, एक मैक्रोफेज को नष्ट करता है, यहाँ पर देख लो, या टी हेल्पर सेल्स को। तो टी हेल्पर सेल्स ज़्यादा नष्ट हो जाने के कारण क्या होता है, देखो होता क्या है कि हम लोग को बाहर से संक्रमण जो होता है, इन्फेक्शन जो होता है, सीधा को इन्फेक्शन जो होता है
इससे लड़ने के लिए बाहर जो हम लोग का बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, और हमारे बॉडी के अंदर आता है। यह तो आप जानते हो। जैसे अंदर गया तो तुरंत वह जो है ना हम लोग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि उससे लड़ने वाला हमारे अंदर जो है ना इम्यूनिटी होता है, जिसको कहते हैं लड़ने की क्षमता। तो इम्यूनिटी सिस्टम होता है। तो इम्यूनिटी में जो है ना बहुत सारे सिस्टम होते हैं लड़ने के लिए। तो ये जो टी हेल्पर सेल्स या हेल्पर टी लिम्फोसाइट या टी एच सेल्स, कन्फ्यूजन मत करना, हेल्पर टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं उसको, या टी हेल्पर सेल भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो यह जो है ना HIV जो रेट्रोवायरस है बार बार इसको पसंदीदा होने के कारण अटैक करता है। जैसे अटैक किया तो इसका संख्या क्या होता है, धीरे धीरे घट जाता है। यानी कि HIV अटैक हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम का मतलब जैसे जैसे HIV इन्फेक्शन के बाद समय बढ़ा तो आफ्टर सम टाइम इसका डिक्रीज इन TS सेल्स, वही TS सेल्स किसको बोलते हैं, टी हेल्पर सेल्स या लिम्फोसाइट सेल्स, यही बोल सकते हो। एंड डिक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। इम्यूनिटी का मतलब समझे, मैंने बोला था हमारे बॉडी में लड़ने का जो क्षमता होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी में क्या होता है ना बहुत सारा चीज़ हम लोग को मदद करता है। तो ये जो है ना हेल्पर टी लिम्फोसाइट भी मदद करता है। अब समझो कि ये HIV जो है रेट्रोवायरस हेल्पर टी लिम्फोसाइट की संख्या को घटा देगा, तो इम्यूनिटी को यह मदद करता था, तो हमारा इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। फिर से कॉन्सेप्ट बनाओ, मैंने क्या कहा था कि ये जो रेट्रोवायरस है ना, रेट्रोवायरस दो चीज़ को बहुत परेशान करता है। एक तो मैक्रोफाज को, एक TS सेल्स को। मैक्रोफाज क्या करता है, हमारे शरीर में बैक्टीरिया को या फिर वायरस को निगलता है, ठीक है। तो चलो इसका तो संख्या घटने के कारण भी प्रॉब्लम है हमारे शरीर में। लेकिन ये जो TH सेल है जिसका नाम है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यह जो है ना पूरी संख्या जब इसका घटने लगेगा तो यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी को क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा। और इम्यूनिटी जब कमज़ोर हो जाएगा तो बैक्टीरिया भी हमारे अंदर धावा बोल सकता है, वायरस भी धावा बोल सकता है, कोई फंगी भी धावा बोल सकता है। तो जो भी हमारे अंदर जाएगा तो क्या करेगा, कोई न कोई प्रॉब्लम कर देगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इस एड्स में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे ही किसी बंदे को एड्स हुआ तो समझ जाना कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। और इम्यूनिटी इतना कमज़ोर हो जाता है कि अगर कोई उसको सामान्य बीमारी भी हो जाए तो वो ठीक जल्दी नहीं होता है। या समझ लो, कह सकते हो कॉमन कोल्ड ही हो गया, याद है ना कॉमन कोल्ड एक वायरस से होता है, तो भी वो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इम्यूनिटी जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर होने की वजह से लड़ने की क्षमता कम हो जाता है शरीर में। तो याद रखना, ये हेल्पर नाम ही है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ये बहुत हेल्प करता है इम्यूनिटी को मजबूत करने में। उसी की संख्या घट गया किसके कारण बाबा, HIV या रेट्रोवायरस के इन्फेक्शन के कारण। चलो यहाँ तो आपको नोट करके मैंने ये बताया। तो यही इम्यूनिटी घटने के कारण क्या होता है, आप 5 या 10 साल जो है ना एड्स का मरीज जिंदा रह सकता है, क्योंकि जब इम्यूनिटी ही कमज़ोर है तो कोई ना कोई जो है बैक्टीरिया वायरस जो है वातावरण में रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देता है, ठीक है। तो चलो एक बात तो और, सब बीमारी को टेस्ट करने का कोई ना कोई जो है ना मतलब कि कोई ना कोई आपका जो नुस्खा है या फिर कह सकते हो टेस्ट करने का जरिया है। तो ये एड्स किसी बंदे के अंदर अगर पता करना है ना तो एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसका नाम है एलिसा टेक्निक, या एलिसा बोला है, मनीषा नहीं बोला है, ठीक है। एलिसा ई है, ये है ई, क्या मैंने बोला, ई है। एड्स को जो है टेस्टेड किया जाता है, कन्फर्म किया जाता है किसी व्यक्ति में कि एड्स है कि नहीं है, तो उसका किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, एलिसा। एलिसा का पूरा नाम पूछा जाता है, इसे भी बोर्ड में, नीट में नहीं पूछा जाता है। एलिसा का कॉन्सेप्ट भले पूछ सकता है नीट में, ये फुल फॉर्म नहीं पूछता है, ठीक है। आओ यहाँ पर, तो एलिसा का नाम है, ई से होता है एंजाइम, एल से होता है लिंक्ड, आई से होता है इम्यूनो, एस से होता है जॉर्बेंट, और ए से होता है एसे। तो क्या नाम हुआ एलिसा का, एंजाइम, थोड़ा सा फोकस करने दो, वीडियो अच्छा है, हाँ ये लगता है ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो जॉर्बेंट एसे, एलिसा का पूरा नाम क्या है, एलिसा का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो जॉर्बेंट एसे। इसी के द्वारा एड्स को कन्फर्म किया जाता है किसी व्यक्ति में है या नहीं है।
तो चलो अब कहता है कि एड्स के बारे में जाना, वो कौन करता है इन्फेक्शन ये जाना, कैसे किसी व्यक्ति में बढ़ता है ये जाना, अब प्रिवेंशन जानो। तो चलो आओ यहाँ पर। सबसे पहला बात तो यह कि इस बीमारी का इलाज अभी तक नहीं संभव हो सका है, कारण कोई ऐसा दवाई नहीं निकाला गया है जो एड्स को जो है ना इस HIV को मारा जाए। तो कहता है कि जब इसको आप क्योर नहीं कर सकते हैं तो प्रिवेंशन कीजिए। तो इट इज़ नॉट क्योर, सो प्रिवेंशन जो है ना बेस्ट ऑप्शन है। जब आप किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते तो उसे रोकने का कोई उपाय ढूंढ सकते हैं, यानी रोकथाम कीजिए किसी तरह से। जैसे कोरोना का भी इलाज नहीं निकला है, संभव नहीं है, तो कोरोना से बच के रखिए, प्रिवेंट कीजिए। तो हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, हाँ, मास्क पहन के निकलते हैं। और यह जो है आप लोग जो है निश्चित रूप से इस चीज़ का पालन कीजिए, ठीक है। ऐसे मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, ये कुछ बच्चे हैं जग गए हैं। चलिए, और यहाँ पर देखिए, तो कहता है जब इसको प्रिवेंशन करना हो तो कौन सा तकनीक लगाना होगा। तकनीक कुछ नहीं है, किसी अननोन पार्टनर से जो है ना, किसी अननोन पार्टनर से क्या है सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। जिसको नहीं जानते हैं, क्या पता उसको क्या हो, एड्स हो। चलिए, चेक बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी व्यक्ति को अगर ब्लड देना हो तो देने के पहले उसका क्या करो, चेक करो कि एड्स है कि नहीं। ऐसे भी आप किसी को ब्लड देने जाओगे तो पहले आपका चेक होगा कि आप जो है एड्स से संक्रमित हैं कि नहीं है, ठीक है। डोंट शेयर नीडल और रेजर, किसी नीडल को जो आप यूज करते हो, सुई को, रेजर को, जो आप दाढ़ी बनाते हो, ठीक है ना, ये सब से आप किसी दूसरे को शेयर नहीं कर सकते, ठीक ना। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए घर में करते हैं तो एक दूसरे को कन्फर्म है, किसी अनजान शहर में या किसी, जिससे मान लीजिए आप लोग भागलपुर में रहते हो या पटना में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, तो कोई आपके रूममेट आए तो रूममेट को आप नहीं जानते हो, जो रूममेट है आपका उसके बारे में नहीं जानते हो, और आप नीडल या फिर सॉरी रेजर आपने यूज किया, तो रेजर के द्वारा मैंने बोला था ना कि रेजर से कट जाए उस व्यक्ति को, जिसको अगर किसी को एड्स हो, दूसरे को फिर कट जाए तो ब्लड का कांटेक्ट हो जाता है ना, तो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एडुकेट कीजिए अबाउट एड्स और HIV वायरस के कारण एड्स होता है, तो इसके बारे में एडुकेट कीजिए। किसको एडुकेट कीजिए, किसको एडुकेट कीजिए, पीपल को। क्या एडुकेट कीजिए कि हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, खाने के साथ में क्या होता है, इसके कारण एड्स नहीं होता है। इसका बचने का यही उपाय है कि आप जो हैं क्या कीजिए, यही सब उपाय जितना भी बोले थे ये कीजिए, प्रिवेंट कीजिए। और जिस आदमी को एड्स हो जाए उससे जो है दूरी नहीं बनाना चाहिए, बट उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, और लोगों को इसके प्रति है ना जागरूक करना चाहिए, ठीक है। तो यह एक जो है बहुत बड़ा टॉपिक था, ये तो मैंने छोटा छोटा पॉइंट बना करके आपको जो है ना पूरा लिखा हुआ था, जो कि मैं समझा पाया। अगर बोर्ड पे मैं पढ़ाता तो 2 दिन से कम नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप लोग को कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग के पास मेरा नंबर है। और दूसरी बात तो यह है कि इस वीडियो को बार बार देखें, यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत है। ऐसे फोकस कर रहा हूँ, लंबा वीडियो बन गया है और अब मेरा हाथ भी होल्ड नहीं कर पा रहा है इस कैमरे को। तो तब तक आप इसे पढ़िएगा और लॉकडाउन का पालन कीजिएगा, और तब तक के लिए आपको अलविदा एंड थैंक यू।